हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेराबाइट बुक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का सोशल साइंस का चैप्टर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस, जिसे हम मेरे बनाए हुए नोट्स से कुछ एनसीईआरटी के केस बेस्ड स्टडीज़ और फैक्ट्स के साथ कवर करेंगे, जिसमें कि हम कुछ मैप्स को लेकर भी चलेंगे। तो मूव करते हैं। Core concepts. What is a resource? Resource, anything that can be used to satisfy a human need and possesses utility. यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिससे कि ह्यूमन नीड सेटिस्फाई हो सकती है और जो चीज काम की होती है इज कॉल्ड रिसोर्स। यूटिलिटी या फिर यूजेबिलिटी, ये एक ऐसा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है एक ऑब्जेक्ट या फिर सब्सटेंस को इनटू अ रिसोर्स। जैसे कि पानी को वैसे तो हम एक ऑब्जेक्ट या फिर सब्सटेंस मान सकते हैं, पर वैसे हम देखें तो उसकी यूटिलिटी और यूजेबिलिटी के बेसिस पर वो एक रिसोर्स है। वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। रिसोर्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू हो सकती है, जैसे कि इकोनॉमिक वैल्यू, मेटल्स की, मिनरल्स की, कमोडिटीज़ की जो कि कमर्शियल मार्केट्स में बिकती हैं, उनकी वैल्यूज़ होती हैं अलग अलग। और एस्थेटिक या फिर नॉन इकोनॉमिक वैल्यूज़, जैसे कि एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है या फिर क्लीन फ्रेश एयर है, वो खुद में एक रिसोर्स है बट उसकी कोई नॉन इकोनॉमिक वैल्यू है। बात करते हैं टाइम एंड टेक्नोलॉजी की। There are two primary factors that convert raw substances into resources. Both factors are directly linked to evolving human needs. पहली है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ऐसी एप्लीकेशन होती है जिससे कि हम लेटेस्ट नॉलेज ले पाते हैं और स्किल गेन कर पाते हैं, जिससे कि हम नई चीज़ें कर सकते हैं या बना सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में इनोवेशन करना ताकि फास्ट फ्लोइंग वाटर को वाइटल एनर्जी सोर्सेज में कन्वर्ट कर सकें। इसी प्रकार से टाइम और टेक्नोलॉजी दो प्राइमरी फैक्टर्स हैं जो कि रॉ सब्सटेंसेज को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ब्रॉडली क्लासिफाइड है तीन मेजर कैटेगरीज में, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जिसमें से पहला रिसोर्सेज है नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि डायरेक्टली नेचर से निकाले जाते हैं और उन्हें बिना किसी मेजर मॉडिफिकेशन के, बिना किसी बड़े बदलाव के यूज़ करा जाता है, वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, मिनरल्स एटसेट्रा। ये नेचुरल रिसोर्सेज सब क्लासिफाइड होते हैं फर्दर फॉर्म्स में, जिसमें पहला है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ डेवलपमेंट और यूज़ के बेसिस पर। दो टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी बहुत बारीकी से हमें पता है और जो कि एक्टिवली यूज़ कर जाते हैं प्रेजेंट में, जैसे कि कोल रह रीजन में जो कि जर्मनी में है, और डायरेक्ट सोइल्स इन डेक्कन प्लेट्यू। बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज की, जिनकी एंटायर क्वांटिटी चाहे तो पता हो चाहे ना हो, जो कि अच्छे से अभी यूज़ करे भी ना चाह रहे हो, फ्यूचर में उनका शोषण करा जा सकता है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन करी जा सकती है, जैसे कि लद्दाख का यूरेनियम और हाई स्पीड विंड्स एटसेट्रा। नेक्स्ट टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर बेस्ड ऑन इट्स ओरिजिन, यानी कि बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जो कि लिविंग रिसोर्सेज होते हैं, और अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट्स, और अबायोटिक रिसोर्सेज सॉइल्स, रॉक्स, मिनरल्स, वाटर एटसेट्रा। बेसिस ऑफ स्टॉक एंड रिन्यूएबिलिटी पे बात करते हैं, जिसमें पहला है रिन्यूएबल। ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें दोबारा यूज करा जा सकता है बाय नेचुरल साइकिल्स, वो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। जो कि सोलर एनर्जी यानी कि सन से मिलने वाली एनर्जी, और विंड एनर्जी विंड से डिराइव करी हुई एनर्जी, जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है, जिन्हें एक बार यूज़ कर लिया तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते उस सेम क्वांटिटी को, तो वो और उससे दोबारा बनने में हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर दो टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, जो कि हैं यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस यानी कि जो कि परसेसिव रिसोर्सेज फाउंड एवरीवेयर, ऐसे रिसोर्सेज धरती पर सारी जगह पाए जाते हैं, वो है यूबिक्विटस रिसोर्सेज, जैसे कि हवा हो गई। और लोकलाइज हैं जो कि धरती के किसी ही स्पेसिफिक रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर डिपॉजिट्स, आयरन और डिपॉजिट्स एटसेट्रा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि इंपॉर्टेंट है सीबीएसई लेवल का, वाई आर नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। अर्थ पर नेचुरल रिसोर्सेज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है? तो इसका आंसर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज की, वो डिपेंड करता है वैरायटी ऑफ फिजिकल फैक्टर्स पे, यानी कि टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड। इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कैसे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाएंगे। ये फैक्टर्स हर जगह पर बहुत अलग तरीके से पाए जाते हैं। अब मैं आपको दो इमेजेस दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक ऑफशोर ऑयल रिग है जो कि पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करती है सी बेड से अंदर से, यानी कि ये है समुद्र के बीच में
ऑयल रिग बोलते हैं इसको। ये पेट्रोलियम निकालती है समुद्र के बेस के नीचे से। और ये है ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन, इसे ट्यूबवेल बोलते हैं, जो कि हमने अपने खेतों में जरूर देखे होंगे। अब मूव करते हैं, ये देखिए हम ये मैप देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में किस प्रकार से है। पहले देखते हैं कोल की। यहाँ पर नीचे लीजेंड में दे रखा है कि कोल के लिए ब्लैक डॉट यूज है। तो कोल हम यहाँ पर देख सकते हैं, झांसी में है आसाम एरिया में, झारिया में है छत्तीसगढ़ में, बोकारो में है छत्तीसगढ़ में, और रानीगंज में है छत्तीसगढ़ में। कोरबा में है, ये ऑलमोस्ट एमपी वाला रीजन है। तलचर ओडिशा में है। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश वाले रीजन के आसपास है। और नेईवेली तमिलनाडु में। बात करते हैं ऑयल यानी पेट्रोलियम की, ये कहाँ कहाँ है। कलोल गुजरात में, अंकलेश्वर गुजरात में, बसीन और मुंबई हाई महाराष्ट्र, और यहाँ पर मोरान, हुरीगंज और डिगबोई और मकूम। बात करते हैं आयरन ओर की, वो है रत्नागिरी महाराष्ट्र में, गोवा, चिकमगलुरु कर्नाटक में, कुद्रेमुख कर्नाटक में, तुमकुर तेलंगाना में, चित्रदुर्ग कर्नाटक में, बल्लरी आंध्र प्रदेश में, चंद्रपुर एमपी वाले रीजन में, दुर्ग भी एमपी वाले रीजन में, बेलाडीला, ऐसे ही रीजन्स। बात करते हैं बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट के जो रीजन है वो कटनी, अमरकंटक, बिलासपुर छत्तीसगढ़ और कोरापुत। मूव करते हैं, ये देखिए वाटर लेवल मैप है पंजाब का और चंडीगढ़ का, जो कि यूँ दिखा रहा है बस कि पंजाब में ज़्यादातर एरिया ऐसे है जहाँ पर कि अंडरग्राउंड वाटर है, उसका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इरिगेशन के लिए, जिसकी वजह से ये देख सकते हैं 40 मीटर से भी ज़्यादा गहरा जा चुका है पानी उधर। कुछ ही रीजन ऐसे हैं जहाँ पर कि कम ही हाइट पर पानी मिल जाता है, बट ज़्यादातर रीजन ऐसे हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है अंडरग्राउंड वाटर का, और अब वो डिप्लीट हो चुका है। मूव करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, जो कि है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेज जो कि रिसोर्सेज तभी बने जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म फंडामेंटली अल्टर यानी कि छेड़ दी गई थी ह्यूमन से, यानी कि ह्यूमंस ने उन्हें प्रोसेस करा प्रैक्टिकल यूटिलिटी देने के लिए। जैसे आयरन ओर, ये पहले यूज की नहीं होती है, आयरन ओर को किस में इंप्योरिटीज होती है, बट ह्यूमंस ने इसको प्रोसेस करा, ट्रीट करा और इससे एक्सट्रैक्ट करा आयरन, जो कि बहुत सी जगह पर काम आता है। अब आयरन क्या क्या काम आता है, जैसे स्ट्रक्चर्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, हाईवेज, मशीनरी, कमर्शियल व्हीकल्स, बिल्डिंग्स और टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट बनाने में। मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, जो कि है ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल देमसेल्व्स कंस्टिट्यूट द अल्टीमेट रिसोर्स, यानी कि लोग, इंसान खुद रिसोर्सेज होते हैं। क्यों? ह्यूमन नॉलेज है, टेक्निकल स्किल है, कॉग्निटिव कैपेसिटी है और इंटेंटिव टेक्नोलॉजी है, जो कि ट्रांसफॉर्म कर देती है नेचुरल रॉ मटेरियल्स इनटू डायनामिक रिसोर्सेज। यानी ये सब कर कौन रहा है? इंसान ही कर रहे हैं। यानी कि इंसान भी एक रिसोर्सेज जो कि बाकी रिसोर्सेज को जन्म दे रहे हैं, बाकी रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऐसा प्रोसेस जिसमें कि ह्यूमन खुद के रिसोर्स यानी कि खुद की स्किल, नॉलेज, कैपेसिटी को यूज कर बाकी जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल हो चाहे ह्यूमन मेड हो, उन्हें डेवलप कर रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखिए की कैटलिस्ट, ये भी ह्यूमन रिसोर्सेज का पार्ट है। ये बताना चाहता है कि एजुकेशन और हेल्थ दो क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट है, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन को हाईली वैल्यूएबल रिसोर्स बनाते हैं। यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन एक हाईली वैल्यूएबल रिसोर्स तो है, बट ये कब तक हाईली वैल्यूएबल रिसोर्स है? जबकि इसके पास अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ है। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है रिसोर्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? रिसोर्सेज को एक अच्छे तरीके से यूज करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना ताकि हम भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें बिना उसे एक्सप्लॉइट करें, और आगे जो फ्यूचर जनरेशन्स आने वाली हैं वो भी उसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकें एक अच्छे मैनर में। अब 3R फ्रेमवर्क पढ़ लेते हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए। 3R फ्रेमवर्क होता है रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। रिड्यूस यानी कि किसी भी चीज़ों का कंजप्शन, यूज कम कर देना। जैसे पेट्रोल है, अब हम पर्सनल व्हीकल यूज करने की जगह पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर कहीं भी ट्रैवल करने में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकल, किसी भी चीज़ को रिसाइकल करना। जैसे कि हम प्लास्टिक की बोटल्स खरीदते हैं तो उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, उसे बेचकर, ताकि वो दोबारा रिसाइकल हो जाए, मेल्ट होकर नई बोतल बन जाए या फिर कोई और कैन बन जाए। रीयूज, अब किसी चीज़ को यूज़ करना। अब जैसे कांच की कैन है, कांच के कैन दोबारा रिसाइकल नहीं हो सकते हैं तो उन्हें रीयूज कर लेना। जैसे जैम के डब्बे हैं, जैम के डब्बों को अगेन यूज कर लेना, कुछ अचार डालने के लिए, नहीं तो कुछ प्लांट उगाने के लिए, एटसेट्रा। बात करते हैं कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इम्प्रूव द ओवरऑल बेसलाइन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कंजर्व द अर्थ्स वाइटल एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल इकोसिस्टम इंटीग्रिटी, minimize the systematic depletion and degradation of irreplaceable natural resources, change personal attitudes, behaviors and consumption practices towards the environment, empower local communities to effectively care for their own surrounding environments।
ये चीज़ें थी कोर प्रिंसिपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब ये मैंने एक केस बेस्ड स्टडी उठाई थी एनसीईआरटी की बुक से, जो कि है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया लीडरशिप है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में, क्योंकि सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी है, इसे कितना भी यूज करो ये खत्म नहीं होगी कभी भी। इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च करा है इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर एनर्जी इन 2015। एक कोएलिशन है ये सनशाइन रिच कंट्रीज के लिए, जो कि सोलर पावर का यूज करने के लिए डेवलपमेंट को बढ़ावा देती हैं। द अलायंस फोकसेज ऑन कंट्रीज ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। ऐसी कंट्रीज जिनमें पूरे साल अच्छे से सनलाइट आती है, ये अलायंस उन कंट्रीज पर फोकस करता है ताकि वहाँ पर सोलर डेवलपमेंट करा जा सके और बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स बनाकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उन कंट्रीज को हेल्प करी जा सके और खुद भी प्रॉफिट बनाया जा सके। जो भादला सोलर पार्क है, जो कि इंडिया का सोलर एम्बिशन है, डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ कंट्री कैन ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज टू रिन्यूएबल अल्टरनेटिव्स। इंडियंस के लिए ये अलायंस रिप्रेजेंट करता है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। अब एक और बात देख लेते हैं जो कि इसमें देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वर्ल्ड का सिर्फ एक अकेला ऐसा इंटरनेशनल अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ पर है? गुड़गांव, हरियाणा। अब यहाँ पर हमने अपना सारा काम कर लिया है, जो कि इस चैप्टर से इस वीडियो में हम सारा कर चुके हैं। जो कि कंसेप्चुअल था वो हमने अच्छे से कवर कर लिया है, नोट्स भी अच्छे से कवर कर लिया, और एनसीईआरटी से जो केस बेस्ड स्टडीज थी वो भी हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। इसीलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।